तो आज हम लोग फर्स्ट ईयर में हाइड्रोजन की सीरीज़ का थर्ड पार्ट देखेंगे और आज जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन, ठीक है, H2 सिंपल गैस जानते हैं आप, सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की नोन गैस है ये H2, ठीक है, और सबसे हल्का तत्व तो हाइड्रोजन होता है, सबसे हल्की गैस भी H2 होती है। इसको हम डाई प्रोटियम भी कहते हैं। डाई हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? डाई प्रोटियम, डाई प्रोटियम भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब इसके अंतर्गत आज जो डिस्कशन करेंगे हम लोग वो होगा डाई हाइड्रोजन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें कुछ सिंपल मेथड आज देखेंगे और उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल मेथड, लेबोरेटरी मेथड, फिर इंडस्ट्रियल मेथड, ये पूरा हिस्सा होगा इस वीडियोज़ के पार्ट का, ठीक है। तो लेट वी स्टार्ट इट। देखें ज़रा क्या है। हाइड्रोजन अणुसूत्र हो गया H2, अणुभार हो गया 2, ठीक। प्रोटियम है, 2 बार प्रोटॉन है तो डाई प्रोटियम भी कह सकते हैं इस केस में। यहाँ पर इसकी जो खोज हुई थी वो सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। और क्योंकि ये गैस ज्वलनशील बहुत थी इसीलिए इस गैस का नाम भी उन्होंने रख दिया था ज्वलनशील गैस या ज्वलनशील वायु। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन नाम नहीं रखा था, हेनरी कैवेंडिश ने इस गैस का नाम क्या रखा था? ज्वलनशील वायु, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील थी। ये जलने में सहायता नहीं करती है परंतु स्वयं जल जाती है, खुद जल जाती है। लेवाइजिए इन्होंने जो है ये इस गैस के बारे में जब थोड़ा और अध्ययन किया तो पता चला ये जल के निर्माण में सहायक होता है, ये जल के निर्माण में सहायक होता है। तो लेवाइजिए ने ये पता किया था कि जो हाइड्रोजन गैस है वो जल के निर्माण में सहायक होता है और इसी कॉन्सेप्ट को या इसी थॉट को लेकर के इन्होंने उसका नाम भी रखा। हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन, तो ये 2 टर्म से मिलकर बना ये शब्द, 2 टर्म, एक है हाइड्रा, हाइड्रा मतलब वाटर, ठीक है, और जेना मतलब जेंस, जेना मतलब मेकर। तो वह तत्व जो जल के निर्माण में सहायक हो, वह तत्व जो जल के निर्माण में सहायक हो या वह गैस जो जल के निर्माण में सहायक हो वो कहलाती है हाइड्रोजन। इसीलिए नाम रख दिया गया क्या? हाइड्रोजन, दैट टाइप। हाइड्रा मीन्स वाटर, जेना मीन्स मेकर, टू बिल्ड, ओरिजिन उत्पन्न होना। तो जो जल के निर्माण में सहायक हो या जो जल को उत्पन्न करता हो वो कहलाता है हाइड्रोजन। क्लियर? तो ये हाइड्रोजन शब्द किसने मतलब नाम दिया था? लेवाइजिए ने। और गैस की खोज सबसे पहले किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। क्लियर? अब बनाने की विधियां देखो जरा, इसमें निर्माण की विधियां हम बनाएं कैसे। तो कई तरीके से बना सकते हैं। जो सबसे पहला मेथड हम यूज़ करेंगे लेबोरेटरी मेथड, सेकंड टाइप होगा, थर्ड मेथड होगा इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है। जो जनरल मेथड है, जो सामान्य विधियां हैं, पहले वो देख लो। सामान्य विधियां, तो हाइड्रोजन गैस के निर्माण की सामान्य विधियां। अब इसमें हम 3 कैटेगरी कर सकते हैं, देखो कैसे। एक तो जल से, आप जानते हैं हाइड्रोजन का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख स्रोत पृथ्वी पर वो पानी ही है, जल, जिससे आप हाइड्रोजन गैस का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में और सस्ते में कर सकते हैं, क्योंकि जल उपलब्ध है, सस्ता भी है और इसके द्वारा हम H2 गैस का निर्माण भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं, अभी देखते हैं जल। दूसरा जो कैटेगरी हम यूज़ करेंगे वो होगा अम्ल से। अब अम्ल यूज़ करेंगे तो कॉस्ट तो बढ़ेगी। और एक तरीका यूज़ करेंगे क्षार से। तो सामान्य विधियों में हम 3 मेथड यूज़ कर रहे हैं। जल से H2 गैस का निर्माण कर सकते हैं, अम्ल से H2 गैस का निर्माण कर सकते हैं और क्षार से H2 गैस का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा लेबोरेटरी मेथड होगा जिसमें अलग अलग मेथडोलॉजी देखेंगे और तीसरा टाइप देखेंगे वो होगा इंडस्ट्रियल मेथड, बड़े स्तर पर कैसे हम H2 गैस का निर्माण करते हैं। ठीक बेटा, आइए देखते हैं जल से। अब इसमें जल से अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो, हम धातुओं से क्रिया करा दें, जल की किससे क्रिया कराएं? धातुओं से क्रिया द्वारा, मतलब जल और धातुओं की क्रिया हो जाए, ठीक है। धातु हाइड्राइड की क्रिया हो जाए,
धातु हाइड्राइडों से, यहाँ से बन सकता है। हाइड्रोजन गैस का निर्माण जल से धातुओं की क्रिया हो जाए, जल से धातु हाइड्राइडों की क्रिया हो जाए, हाइड्रोकार्बन और जल इनके द्वारा भी हो जाए, हाइड्रोकार्बन भी रहे और जल भी रहे। आप देखें इसमें हाइड्रोकार्बन हो गया है। अगर आप जल का वैद्युत अपघटन करा दें तो जल के वैद्युत अपघटन से, वैसे इंडस्ट्रियल मेथड में भी आता है, थोड़ा सा हिंट यहाँ देखेंगे। तो ये कुछ मेथड हैं जिसके द्वारा हम जल से H2 गैस का उत्पादन कर सकते हैं। ये थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा। यहाँ आ जाओ, अम्ल से, अम्ल की धातुओं से या धातुओं से क्रिया करा दें, धातुओं की अम्ल से क्रिया करा दें, मतलब धातु जो है उसकी अम्ल से क्रिया करा दें, तो वहाँ से भी हम H2 गैस का उत्पादन कर सकते हैं। और ये है क्षार से। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं जल से H2 गैस का निर्माण हम कैसे करेंगे। ठीक, तो जल से, इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं धातुओं से, जल से अपक्रिया में हम पहला हिस्सा देख रहे हैं धातुओं से। ठीक है, अब धातुओं की जल से क्रिया द्वारा, और ये ध्यान देने योग्य बात है यहाँ कि जल तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। और आप जानते हैं धातुओं की सक्रियताएं अलग अलग होती हैं, तो ये धातु की सक्रियता पर निर्भर करेगा कि वो जल की किस अवस्था से अपक्रिया करेगा। धातु कम क्रियाशील है तो भाप से, क्योंकि उस समय उसका ताप ज़्यादा होता है। धातु ज़्यादा क्रियाशील है, धातु ज़्यादा क्रियाशील है तो ठंडे जल से या थोड़ा सा गर्म करेंगे तब भी अपक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो धातु की सक्रियता निर्धारित करती है कि वो जल की किस अवस्था से या जल से किस ताप पर अपक्रिया करेगा। ठीक, तो इस आधार पे हम 3 हिस्से देख रहे हैं। एक हिस्सा हम इसके अंतर्गत देख रहे हैं बेटा गर्म जल से क्रिया, या पहले देख लो ठंडे जल से क्रिया, ठंडे जल से क्रिया। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, विद्युत और रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं के मानक अपचयन विभव ज़्यादा माइनस है, या कह सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर है, बहुत ऊपर है, या जिनके मानक अपचयन विभव बहुत माइनस में ज़्यादा है, ऊपर की तरफ, वो ठंडे जल से अपक्रिया करके बड़ी आसानी से H2 गैस का उत्पादन करते हैं। इसको अब कैसे समझ लें, आप इस तरह समझ लीजिए। एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ए है, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आते हैं, ये लिथियम थोड़ा हटा दो, सोडियम और पोटेशियम आते हैं, ये बड़ी आसानी से जल से अपक्रिया करके H2 गैस का उत्पादन करते हैं। सेकेंड ए में कैल्शियम और बेरियम ले लीजिए। ये सब बड़ी आसानी से, कैल्शियम और बेरियम, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम गर्म जल से अपक्रिया करता है क्योंकि वो उसकी जो रिएक्टिविटी है थोड़ी कम होती है, सोडियम से कम होती है, इसलिए वो गर्म जल से अपक्रिया करता है मैग्नीशियम। तो एस ब्लॉक फर्स्ट ए में सोडियम, पोटेशियम ये ठंडे जल से अपक्रिया करके H2 गैस का उत्पादन करते हैं। कैल्शियम और बेरियम सेकेंड ए में ये ठंडे जल से अपक्रिया करके H2 गैस का उत्पादन करते हैं। देखो सोडियम जो है, जैसे ये है Na, ये ठंडे जल से अपक्रिया करके बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये लिबरेट करेगी। बैलेंस कर दो, हो गया। सेकेंड ए में देखो कैल्शियम के साथ अपक्रिया हम करा रहे हैं, ये बनेगा बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये बैलेंस करोगे तो हो जाएगा 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, धातुएं जितनी ज़्यादा सक्रिय होती हैं उनके साथ अगर हम जल की अपक्रिया करा रहे हैं ठंडे जल से, तो वास्तव में ये उष्माक्षेपी रिएक्शंस हैं। क्या है? उष्माक्षेपी। और यहाँ पर तो ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा निकलती है, ये भी उष्माक्षेपी है, ये भी उष्माक्षेपी, ये भी उष्माक्षेपी, ये दोनों उष्माक्षेपी हैं, लेकिन इसमें उष्मा की मात्रा बहुत ज़्यादा निकलती है, और इतनी ज़्यादा निकलती है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो जलने लगता है। इसलिए कभी भी जब सोडियम का टुकड़ा पानी में डाला जाता है तो वहाँ आग लग जाती है। तो वास्तव में जो फ्लेम होती है वो H2 गैस के जलने के कारण उत्पन्न होती है। जो पीली ज्वाला निकलती है वो H2 गैस के जलने के कारण निकलती है। हाँ, अब उसमें जो पीला रंग होता है ज्वाला का वो सोडियम की वाष्प के कारण होता है। जो ज्वाला का पीला रंग निकलता है वो सोडियम के वाष्प के कारण निकलता है। लेकिन जो
जला है, जो जल रहा है वो क्या जल रहा है, वो जल रहा है हाइड्रोजन। ठीक है, रंग पीला हो गया सोडियम के वाष्प के कारण, लेकिन जो जलता हुआ जो पदार्थ बाहर निकल रहा है वो हाइड्रोजन ही जल रहा है वहाँ पर, क्योंकि अपक्रिया की ऊष्मा बहुत ज़्यादा है, ऊष्माक्षेपी है। हाँ, ये ज़रूर है कि कैल्शियम का अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो वो ऊष्माक्षेपी होती है, लेकिन रिएक्शन को हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, एक खास बात और भी है कि अगर आप सोडियम के द्वारा हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रहे हैं तो सोडियम का इस्तेमाल ना करके हम सोडियम के अमलगम का इस्तेमाल कर लें, मतलब हम धातु के अमलगम का इस्तेमाल कर लें। जैसे अमलगम मतलब होता है मरकरी का किसी अन्य धातु के साथ बना हुआ मिश्र धातु, मरकरी का किसी अन्य धातु के साथ बना हुआ मिश्र धातु कहलाता है अमलगम। तो ये अगर हम सोडियम अमलगम का इस्तेमाल कर लें तो यहाँ जो एक अनियंत्रित होने वाली कंडीशन है वो रुक जाएगी। क्लियर? तो ये था ठंडे जल से अपक्रिया। दूसरा केस देखो, इसमें गर्म जल से अपक्रिया, गर्म जल से क्रिया द्वारा। अब यहाँ पर क्या होगा, सामान्य सी बात यहाँ पहले भी बता चुके हैं हम, जो धातु कम सक्रिय होंगे वो गर्म जल से अपक्रिया करेंगे। जैसे जिंक हो गया, जिंक, मैग्नीशियम हो गया बेटा, एल्युमिनियम हो गया। जिंक को अगर आप पानी से रिएक्शन कराओ तो गर्म करना पड़ेगा, बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, गैस बाहर निकलेगी। मैग्नीशियम के साथ अपक्रिया कराओगे आप, गर्म करना पड़ेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और अगर एल्युमिनियम के साथ अपक्रिया कराओगे तो गर्म करना पड़ेगा, मिलेगा Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये कुछ तरीके हैं गर्म जल से अपक्रिया के द्वारा जिससे हम H2 गैस का उत्पादन कर सकते हैं। अब भाप से या जल वाष्प से, भाप लिखते हैं, भाप से क्रिया, भाप से क्रिया। यहाँ भाप उच्च ताप पर होगा, है ना, बॉयल्ड या जो हॉट वाटर वेपर होगा उसी को हम कहते हैं स्टीम। भाप जो होता है वो गर्म जल वाष्प होता है। तो ठंडा पानी, गर्म पानी और जो भाप निकलेगी उसका ताप और भी ज़्यादा होगा। तो उसके साथ अगर अपक्रिया कराएं तो ये वे धातुएं अपक्रियाएँ करेंगी जिनकी सक्रियता इन सबसे भी क्या होती है, कम होती है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी में जो नीचे आते हों, हाइड्रोजन से ऊपर होते हो लेकिन ये इन धातुओं से क्या होते हैं, नीचे आते हों। जैसे क्रोमियम ले लो, मैग्नीज ले लो, आयरन, कोबाल्ट, निकिल ले लो, टिन ले लो। ये सारी धातुएं जो हैं वो भाप से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करती हैं। ये सभी धातुएं बेटा, हम आयरन का एग्जांपल ले रहे, ये है स्टीम, भाप रिएक्शन करके बनाता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, दिस इज़ फेरीफेरो ऑक्साइड। ये मिक्स्ड ऑक्साइड है ना, मिक्स्ड ऑक्साइड, FeO प्लस Fe2O3 का मिक्सचर होता है बेटा, दिस इज़ फेरीफेरो ऑक्साइड। बैलेंस कर दो इसको, तो ये 3 यहाँ, ये 4 कर दो, ये 4 कर दो। एक्चुअली ये लेन प्रोसेस कहलाती है, इसको हम लेन प्रक्रम कहते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड में हम देखेंगे कि इसके द्वारा हम आयरन से हम हाइड्रोजन गैस कैसे प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ये विविफैक्शन भी कहलाता है या गैस सिंथेसिस रिएक्शन भी कहलाती है। ठीक है, तो H2 गैस का निर्माण हम भाप के द्वारा अगर हम इन धातुओं की क्रिया कराएं तो हम प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा हिस्सा देखो, इसी के साथ एक और पार्ट था ना, इसी में D पार्ट हमने यूज़ किया था हाइड्रोकार्बन से। जैसे ये था जल से हमने यूज़ किया धातुओं से, धातुओं में अब इसका अगला हिस्सा देखो, धातु हाइड्राइडों से, धातु हाइड्राइडों से क्रिया द्वारा। तो एक हिस्सा हो गया बेटा धातुओं की जल से क्रिया द्वारा, तो उसमें 3 कंडीशन, ठंडा जल, गर्म जल और भाप से। अब हम यूज़ कर रहे हैं धातु हाइड्राइड से। धातु हाइड्राइड जो होंगे ये लवणीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात ये वैद्युत संयोजी प्रकार के यौगिक हैं। तो इनका अगर हम जल के साथ क्रिया करा दें तो वहाँ से भी हमें H2 गैस प्राप्त हो जाएगी। जैसे मान लो ये लिथियम हाइड्राइड है, अगर H2 गैस के साथ रिएक्शन कराएं हम तो मिल जाएगा लिथियम ऑक्साइड प्लस H2 गैस। अगर सोडियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड H2 गैस, तो मिलता है NaOH और प्लस H2 गैस। क्लियर? और देखो कैल्शियम हाइड्राइड अगर हम ले लें, कैल्शियम हाइड्राइड
और इसकी अगर हम जल से क्रिया कराएं तो मिलेगा हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2 गैस। तो ये कुछ तरीके हैं धातु हाइड्राइडों की अगर हमने जल से क्रिया करा दी है तो वहाँ से भी हम H2 गैस का उत्पादन कर सकते हैं। अब इसका अगला हिस्सा देखो, इसी में ये सब जल के अंतर्गत चल रहा है, धातुओं की जल से क्रिया, धातु हाइड्राइडों की जल से क्रिया। अब हम यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन से क्रिया द्वारा, मतलब जल H2O की ही क्रिया करा रहे हैं तो हम प्राप्त करेंगे हाइड्रोकार्बन। जो कच्चा नेफ्था होता है, कच्चा नेफ्था इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स और मोस्टली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे ये है CnH2n+2, ये एल्केन, इसको बोल रहे हैं हम नेफ्था या क्रूड नेफ्था। पेट्रोलियम पदार्थ का अंतिम उत्पाद होता है ये नीचे की तरफ, जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है और इसमें उच्च अणुभार के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो इसकी क्रिया हम ये ले रहे हैं वाटर वेपर, वाष्प, ठीक है। तो कच्चा नेफ्था गैसीय अवस्था में और जलवाष्प ये भी गैसीय अवस्था में, इनके मिक्सचर को अगर हम निकिल उत्प्रेरक पर लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करें, निकिल उत्प्रेरक पर लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड प्रवाहित करें तो हमें H2 गैस प्राप्त होता है। जैसे यहाँ जो मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और साथ में H2 गैस मिलेगा, ठीक है। तो ये जो मिलेगा वो 2n+1 हो जाता है, 2n+1, और यहाँ से मिल जाएगा हमें NCO, ये मिलता है। क्लियर है। तो यहाँ से हमें H2 गैस प्राप्त हो जाएगी। तो ये हाइड्रोकार्बनों से क्रिया द्वारा, हम एक एग्जाम्पल और दिखा देते हैं। जैसे मान लो ये CH4 है, CH4 और जलवाष्प की मिक्सचर को आप निकिल उत्प्रेरक पर लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे पास करें तो आपको मिलेगा CO+3H2, 4 2 6 हाइड्रोजन, ठीक तो है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है 1:3 का, 1:3 का, इसको बोलते हैं सिन गैस, सिंथेसिस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के 1:3 का जो मिक्सचर है बेटा, वो कहलाता है सिन गैस। तो मीथेन और जलवाष्प की क्रिया दोनों गैस फॉर्म में हैं, ये भी गैसीय अवस्था में, ये भी गैसीय अवस्था में। तो इन दोनों के मिक्सचर को निकिल उत्प्रेरक 1000 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2 1:3 का रेशियो मिक्सचर इन्होंने सिन गैस। सिन इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिंथेसिस, संश्लेषण गैस कहते हैं इसको, या सिंथेसिस गैस भी कहते हैं, उसी का शॉर्ट फॉर्म है। क्लियर। अब एक दो रिएक्शन और देखो जो हाइड्रोजन गैस का उत्पादन कर रहे हैं, उसमें एक मेथड और वो क्या है, जल के वैद्युत अपघटन द्वारा। जल के वैद्युत अपघटन द्वारा, ठीक बेटा। अब इसको अगर आप देखें तो जो आसुत जल होता है ना, शुद्ध आसुत जल, जो प्योर डिस्टिल वाटर होता है, वो विद्युत का कुछ अलग होता है, क्योंकि उसमें से वैद्युतधारा का प्रवाह नहीं होता। लेकिन अगर हम उस आसुत जल में अम्ल, क्षार या लवण की अल्प मात्रा मिला दें तो वैद्युत अपघटन हो जाता है। शुद्ध आसुत जल वैद्युत का कुछ अलग होता है, उसमें मुक्त आयन की अनुपस्थिति के कारण वो उसमें से वैद्युतधारा का प्रवाह नहीं होता। लेकिन अगर हम उस शुद्ध आसुत जल में अम्ल, क्षार या लवण की मात्रा मिला दें तो वैद्युतधारा का प्रवाह होगा और इलेक्ट्रोलिसिस होगी, मतलब वैद्युत अपघटन होगा। कैसे? ये पानी ले लिया, इसमें हमने अम्ल, क्षार या लवण की अल्प मात्रा मिला दी, ये टूट गया, H+OH-, ये वैद्युत अपघटन हो रहा है, वैद्युत धारा, वैद्युत अपघटन हो रहा है, ठीक। दो आयन मिल गए, H+OH-, H+ कैथोड पर, OH- एनोड पर। देखो कैसे, कैथोड पर क्या होता है, अपचयन, कैथोड पर अपचयन हमेशा, जी हाँ हमेशा कैथोड पर अपचयन। अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो ये H+, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाएगा क्या, H2 गैस। तो ये हो गया अपचयन। तो H2 गैस कहाँ मिल रही है हमें, कैथोड पर। कैथोड पर अपचयित पदार्थ के रूप में प्राप्त हो रही है हमें H2 गैस, ठीक। एनोड पर अपक्रिया देखो, एनोड पर अपक्रिया, ये OH-, एनोड ऑक्सीकरण, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण, H2O, ये इस तरह से दिखा सकते हो। तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस मिलेगी। फिलहाल अभी ये भी गैस है, हमें जो प्राप्त करना था वो ये था,
तो हमें कैथोड पर क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन, और एनोड पर क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम अपचयन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, इसमें त्याग हो रहा है, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्लियर है। तो ये कुछ मेथड थे जल के द्वारा जिनसे हम H2 गैस का उत्पादन कर सकते हैं। अब दो हिस्से और हैं, एक है अम्ल से और एक है क्षार से। देखो ज़रा फटाफट। सेकेंड मेथड था अम्ल से। अम्ल से फिर हम चलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो बेसिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना गया है, जिसके सापेक्ष या कह सकते हैं सापेक्ष इलेक्ट्रोड जिसे माना गया वो है हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसी के सापेक्ष विभिन्न धातुओं या अधातुओं के मानक अपचयन विभवों को क्रम में लगा करके एक विद्युत रासायनिक श्रेणी प्राप्त की गई है। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हैं ना, हाइड्रोजन उस सीरीज़ में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हैं वो सब के सब हाइड्रोजन से ज़्यादा सक्रिय हैं, जो नीचे हैं वो हाइड्रोजन से कम सक्रिय हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक अपचयन विभव पर आधारित जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें अगर आप देखेंगे तो वहाँ हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं वो सब के सब अम्लों से H2 गैस का उत्पादन कर देते हैं। अम्लों से H2 गैस का उत्पादन कर देते हैं। तो अगर हम अम्लों से क्रिया करा दें, जैसे मान लो हमने ले लिया जिंक, H2SO4 क्रिया करा दिया, ये डाइल्यूट है तनु, मिल जाएगा जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस। क्लियर। हमने ले लिया सोडियम भी ले सकते हैं, H2SO4, तो सोडियम सल्फेट प्लस H2 गैस। ठीक बेटा, H2 गैस। एल्युमिनियम ले लो, H2SO4 से रिएक्शन करा दो, सब डाइल्यूट है, ध्यान रखेंगे सब डाइल्यूट हम ले रहे हैं ये। तो AlCl3 Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट और प्लस H2 गैस। क्लियर। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अम्ल से अपक्रिया करा करके, धातुओं की अम्ल से क्रिया करा करके H2 गैस का उत्पादन कर सकते हैं। अब एक कंडीशन थोड़ी हम यहाँ बता दें, यहाँ पर डाइल्यूट HCl के स्थान पर आप डाइल्यूट HCl का भी प्रयोग कर सकते थे। डाइल्यूट HCl का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। तो यहाँ बन जाएगा ZnCl2, यहाँ बन जाएगा NaCl, यहाँ बन जाएगा AlCl3 अगर डाइल्यूट HCl का इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक। लेकिन ये चीज़ ध्यान रहे कि सांद्र HNO3, ये अगली कंडीशन है, सांद्र HNO3 का उपयोग नहीं किया जा सकता इन रिएक्शंस में। सांद्र HNO3 का उपयोग नहीं किया जा सकता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि HNO3 जो है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है और इन धातुओं के साथ क्रिया करके या खासकर एल्युमिनियम के साथ क्रिया करके उसके ऊपर जो है वो ऑक्साइड की परत बना देता है और ऑक्साइड जो है वो निश्चेष्ट होता है। जो धातु जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम, अब उस एल्युमिनियम की सतह के ऊपर ये एल्यूमिना की परत बना देगा, Al2O3 की परत बना देगा। कौन? सांद्र HNO3 अपनी प्रबल ऑक्सीकारक प्रवृत्ति के कारण। जब ये एक परत बन जाएगा तो ये जो होता है वो पैसिव होता है, ये जो एल्यूमिना होता है वो पैसिव होता है, निश्चेष्ट, मतलब एल्युमिनियम की सतह को पूरा निष्क्रिय कर देगा। ये एल्युमिनियम है और उसकी सतह पर बना हुआ जो Al2O3 है वो एल्युमिनियम की सतह को निष्क्रिय कर देगा। इसीलिए कभी भी एल्युमिनियम की सीधे सीधे सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया नहीं कराते हैं। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल का उपयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन याद रखिएगा। अगला हिस्सा देखो, क्षार से। तो अगर हम क्षार से क्रिया कराएं तो वहाँ से भी हम हाइड्रोजन गैस का उत्पादन कर सकते हैं। अब इसमें कौन क्रिया करेगा? जो उभयधर्मी धातुएं हैं, उभयधर्मी धातुएं जैसे जिंक हो गया, बेरिलियम, एल्युमिनियम, लेड, टिन, ये सब धातुएं जो हैं वो उभयधर्मी हैं। क्या है बेटा? उभयधर्मी। उभयधर्मी मतलब अम्ल से भी क्रिया करती हैं और क्षार से भी क्रिया करते हैं। तो इन धातुओं की अगर हम क्षार से क्रिया कराएं, इन धातुओं की अगर हम क्षार से क्रिया कराएं तो वहाँ से हमें H2 गैस का उत्पादन मिल जाए, मतलब H2 गैस प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लो ये जिंक है, जिंक, तो जिंक की अगर आप क्षार से क्रिया कराओ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मिलेगा Na2ZnO2 और प्लस H2 गैस। ये क्या है? सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। क्लियर बेटा? Na2ZnO2। और देखो एल्युमिनियम जो है वो NaOH और जलवाष्प से क्रिया करेगा तो बनाएगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट,
NaAlO2 प्लस H2 गैस, ये है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो यहाँ से भी H2 गैस का उत्पादन हो सकता है। एक रिएक्शन और देख लो, बेरिलियम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके बना देगा सोडियम बेरिलेट, Na2BeO2 और प्लस H2 गैस। तो ये भी एक तरीका है H2 गैस प्राप्त करने का। तो क्षार से अगर हम अब क्रिया करा दें धातुओं की, वो धातुएं जो उभयधर्मी हो, ये उभयधर्मी धातुएं हैं। क्या है बेटा? उभयधर्मी धातुएं, मतलब ये अम्ल से भी क्रिया करती हैं और क्षार से भी क्रिया करती हैं। तो इनकी रिएक्शन अगर हम करा दें तो वहाँ से हमें H2 गैस प्राप्त हो जाएगा। तो दिस इज़ अबाउट टू जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2 गैस। ये कुछ सामान्य विधियां थी जिससे हम H2 गैस का उत्पादन कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक आएगा बेटा वो लेबोरेटरी मेथड हाइड्रोजन गैस के प्रिपरेशन की और इंडस्ट्रियल मेथड था। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।